हेलो, नमस्कार। मेरे पास आज एक क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर सेट बी है और जो क्वेश्चन पेपर है आपका प्रयोगशाला टेक्नीशियन की क्वेश्चन पेपर है, जो कि लास्ट ईयर सीजी वापम द्वारा कंडक्ट कराया गया था। आज इतने लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि सामने एक प्रयोगशाला परिचायक का एग्जाम आने वाला है अगस्त में, और उसके बाद केमिस्ट का आप एग्जाम देखोगे। तो मैं थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ आपका वीडियो बनाकर कि आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए जहाँ से सीजीपी अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, अर्धसूत्र विभाजन की अवस्थाएं दी गई है, उसके बाद घटनाएं दी गई है। पहला लेप्टोटीन दिए गए हैं, जाइगोटीन, पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन। इसके बाद लेप्टोटीन में बताया जाता है कि क्या ये प्रक्रिया होती है गुणसूत्रों का केंद्रक झिल्ली से जुड़ना। जाइगोटीन में कहता है कि जीन विनिमय होता है। पैकेटीन की अवस्था में सिनेप्सिस का निर्माण होता है। डिप्लोटीन में केज मीटर का निर्माण होता है। इसके बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन कौन सा सही है। ऑप्शन दिया गया ए बी सी डी जैसे कि दिया जाता है। तो इसका आंसर हम देखेंगे पेज एनसीईआरटी की बुक में, क्लास 11th की बुक में आप देखना पेज नंबर 126। मैं ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, 11th की बुक है, जीव विज्ञान की बुक है, और ये आपका एनसीईआरटी है। ये 126 पेज नंबर है। और ये आप देख सकते हो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज में 5 अवस्था बताया जाता है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। जब आप आगे बढ़ते जाते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ, हमारा आंसर यही है और ये वाला हमारा आंसर है, ये सही मिलान है। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, 126 पेज नंबर से एनसीईआरटी बुक है। फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन करता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के सही क्रम को निम्नलिखित में से चुनिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के बारे में आपसे क्वेश्चन करता है। इसके प्रोसेस के बारे में आपके पास स्टेटमेंट है, इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, बस आपको इसको अरेंज करना है क्रम से। ये जो क्वेश्चन है ये भी डायरेक्ट पूछा गया है एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक पेज नंबर 116 में। आपको इसका आंसर जो है, मतलब आपको इसका आंसर अदर बुक में एक एक देखने को नहीं मिलता। तो चलिए देखते हैं। ये है आपका 116 पेज नंबर, ये 12वीं की बुक है, देख सकते हो आप। फिर पेज नंबर जब आप 116 में जाते हो तो यहाँ साफ साफ लिखा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के बारे में, और इसका जो आविष्कारक एलेक्स जेफरीज को बताता है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाले एग्जाम के लिए। बट इस हमारा जो आज का टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक आज हम क्वेश्चन खोज रहे हैं और उसका आंसर खोज रहे हैं। तो ये है आपका डीएनए। इसमें 5 चरण बताए जाते हैं। 6 चरणों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को कंप्लीट किया जाता है। तो आप देख सकते हो सबसे पहला जो तकनीक है, डीएनए का विलगन किया जाता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए का पाचन किया जाता है। इस प्रकार से 6 चरणों में कंप्लीट होता है। तो 116 जब आप पेज नंबर खोलते हो तो आपका सेकंड जो क्वेश्चन का आंसर आपको प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। ये है आपका प्रकाश संश्लेषण से C4 प्रकाश संश्लेषण पद के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। इसमें आप ऑप्शन दिए गए हैं पीईपी कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकार करते हैं, बिल्कुल स्वीकार करता है। आगे मैं नहीं बढ़ूंगा दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन के बाद क्यों। इसका जो ऑप्शन इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक पेज नंबर 146 में। तो 146 की ओर बढ़ते हैं। यह है एनसीईआरटी की बुक और ये है आपका पेज नंबर 46, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही एक 3 कार्बन अणु फास्फोइनॉल पाइरुवेट है। डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जंतु जगत के
चौथा जो क्वेश्चन है वो है कि जंतु जगत के किस संघ में श्वसन की क्रिया बुक, गैस एवं ट्रैकियल तंत्र के माध्यम से संपन्न होता है। इसमें आपका आंसर एनिलिडा है और ये आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 43 की बुक 43 में। यह है पेज नंबर 43 और ये है आपका संघ एनिलिडा, ये है आपका आर्थ्रोपोडा, संघ मोलास्का और संघ एकाइनोडर्मेटा। ये चारों आपका ऑप्शन में दिए गए हैं। जब इसको आप पढ़ते हो तो इसका आंसर आपको मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, जो कि ग्लाइकोलिसिस एवं केप्स चक्र के बीच की योजक कड़ी के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर शायद 156 या 159 है। पेज नंबर 159 है। थ्योरी नहीं पढ़ते, डायरेक्ट आपका डायग्राम के माध्यम से समझ आ जाएगा कि पायरुवेट जो है ग्लाइकोलिसिस की जब क्रिया होती है तो उसका जो उत्पाद बनता है वो आपका पायरुवेट। इसका आंसर आपको 159 में मिलता है। सबको पता है जब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है तो उसका जो लास्ट उत्पाद है, लास्ट जो प्रोडक्ट है वो बनता है पायरुवेट। तो पायरुवेट का दो अणु बनता है। अब जो पायरुवेट क्या करते हैं, ये आपके कोएंजाइम ए के साथ, यहाँ पायरुवेट कोएंजाइम ए प्लस NAD प्लस के साथ क्रिया करके पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये आपका एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। और जो एसिटिल कोएंजाइम केप्स चक्र, जिसे सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं, उसमें जाके शामिल होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हो पायरुवेट, ये जो आपका पायरुवेट है ये ग्लाइकोलिसिस का उत्पाद है और जो केप्स चक्र स्टार्ट होता है ऑक्सैल एसिटिक एसिड से, और इस दोनों के मध्य जो योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है एसिटिल कोएंजाइम ए है। आगे हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन। तो छठवें क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि मिट्टी में पाया जाने वाला जीवाणु बैसिलस thuringiensis कोई प्रोटीन उत्पन्न करता है। सेकंड ऑप्शन देता है कोई प्रोटीन को कोडित करने वाले जीन को अनेक फसलों में स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि कोई प्रोटीन के कारण टमाटर के फल लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं। देखते हैं इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपके एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक है पेज नंबर 196 में। ये है आपका क्लास 12 की बुक और चलिए देखते हैं 196 पेज नंबर। ये पेज नंबर 196 ये है, आपको यहाँ देखने को मिलता है बैसिलस thuringiensis है ना। इसके बाद जब ये चैप्टर आप जब ये आपका पैराग्राफ पढ़ते हो, आगे जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है ये जो प्रोटीन जीन क्राई उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, पहला स्टेटमेंट आपका सही हुआ। जीन प्रोटीन जीन क्राई फर्स्ट इसे उत्पन्न करता है, क्राई 2 AP भी उत्पन्न करता है। फिर आप देखते हो कि विशिष्ट बीटी जीव जीन्स बैसिलस thuringiensis से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा सकता है। मतलब आपका सेकंड जो स्टेटमेंट वो भी सही है। कोई प्रोटीन को कोडित करने वाले जीन को अनेक फसलों में स्थानांतरित किया जा सकता है और साफ साफ लिखा है समाविष्ट किया जा सकता है कई फसलों में, और उदाहरण के रूप में कपास को लिया जाता है। इस प्रकार से आपका ये आंसर यहाँ आपको देखने को मिलता है। और यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई प्रोटीन के कारण टमाटर के फल लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हो पहला और दूसरा सही है, और पहला दूसरा वाला आपका लास्ट डी है। क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका निम्नांकित में से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की प्रक्रियाओं के सही एंजाइम्स के सही क्रम में जमाइए। मतलब एंजाइम दिया गया है। आगे देखते हैं। ये है आपके पास 10वां क्वेश्चन। MSH PRL ICSH LH, ये जो आपका हार्मोन्स है जो कि पीयूष ग्रंथि द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसका आंसर आपको एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 241 में मिलने वाला है। 241 देखते हैं।
ये है 241 और आप इसमें देख सकते हो जितने भी हार्मोन्स है, चाहे वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हो LH हो या फिर TSH हो थायराइड फ्रेक हार्मोन्स, सोमेटोट्रोपिन हो GH हो PRL हो, इस प्रकार से आप इसके बारे में इसका आंसर आपको मिलता है और जब आप आगे पढ़ना स्टार्ट करते हो तो पूरे समझ बैठता है आपके माइंड में कि जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी की बुक से पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन बायोलॉजी में से 8 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक से पूछे गए हैं। इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन और बताने वाला हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 16। ये जो 2 क्वेश्चन है ये भी यही से है, ये जो पर्यावरण के क्वेश्चन है। तो ये आपका पर्यावरण से संबंधित है कि नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। एनपीपी बराबर नेट प्राथमिकता उत्पाद, जीपीपी बराबर सकल प्राथमिकता उत्पाद। मतलब ये बताया गया कि एनपीपी मतलब क्या होता है और जीपीपी मतलब क्या होता है, आर बराबर क्या होता है शोषण के दौरान हुई क्षति। तो उसके बाद ना ये आपको इक्वेशन देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर आपको मिलने वाला है पेज नंबर 226 में एनसीईआरटी की क्लास 12 की बुक में। ये आपका क्लास 12 की बुक और पेज नंबर है 226। यह है 226 पेज नंबर और इसमें आपको जो इक्वेशन दिए गए जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी, ये आपका सही करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखते हैं कौन सा है एनपीपी बराबर, ये आपका एनपीपी जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी, ये आपके बुक में जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी मतलब डायरेक्ट पूछा गया प्रश्न है यहाँ से। फिर आपका आगे बढ़ते हैं और आगे एक और जो 60वां नंबर क्वेश्चन है 60 नंबर, ये देखते हैं। ये प्रश्न करता है कि एक पारस्परिक क्रिया जिसमें कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देकर उसे देने देती है, यह उदाहरण है। तो इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा क्लास 12वीं की बुक है पेज नंबर 219 में। चलिए 219 देखते हैं, थोड़ा सा पीछे। यह है आपका 219। इसमें ब्रूट पैरासिटिज्म के बारे में बताया गया है और ये आपका सही करेक्ट आंसर भी है। जो अंड परजीविता है इसका करेक्ट आंसर है। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ते हो तो आपको इसका आंसर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 12 में से 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के ऐसे थे, बायोलॉजी के 10 में से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से पूछे गए हैं और 2 क्वेश्चन पर्यावरण से ऐसे हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी की बुक कितना महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, खासकर जब आप साइंस से रिलेटेड कोई एग्जाम देते हो। सीजीवापम, खासकर सीजीवापम और पीएससी द्वारा डायरेक्ट पूछता है, एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन उठाता है। तो यदि आप लैब टेक्नीशियन, प्रयोगशाला टीचर या फिर आगे आने वाले जो पेपर है प्रयोगशाला परिचायक का तैयारी कर रहे हो तो प्लीज एनसीईआरटी की बुक पढ़ें। एनसीईआरटी से ही अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है। धन्यवाद।